जाने वाला चला गया है, लेकिन पीछे वालों के लिए दर्द सर छोड़ गया है। पीछे वालों के लिए परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, वजाहतें हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं जो पीछे वालों को देनी पड़ रही हैं। जाने वाला जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है, यानी साबिक आर्मी चीफ, और पीछे वाले पाक अफवाज हैं। जनरल बाजवा के दौर में पाक फौज को जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा है, शायद ही मुल्क की सियासी तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ हो। जनरल बाजवा का वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर रीसेंट क्लैरिफिकेशन सामने आई है? जनरल बाजवा मोदी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि मोदी के साथ ऑन बोर्ड थे, बल्कि अजीत डोवल के साथ जो जनरल फैज हमीद है, वो बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग्स भी कर रहे थे और प्लान भी था कि मोदी पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जाने वाला चला गया है, लेकिन पीछे वालों के लिए दर्द सर छोड़ गया है। पीछे वालों के लिए परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, वजाहतें हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं जो पीछे वालों को देनी पड़ रही हैं। जाने वाला जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा है, यानी साबिक आर्मी चीफ, और पीछे वाले पाक अफवाज हैं जो वजाहतें पेश कर रही हैं। जनरल बाजवा की गुनाहों का कफारा इन्हें अदा करना पड़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरल बाजवा के दौर में पाक फौज को जितनी तनकीद का सामना करना पड़ा है, शायद ही मुल्क की सियासी तारीख के अंदर कभी ऐसा हुआ हो, और इसको भी तारीख याद रखेगी। अब जनरल बाजवा का वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर रीसेंट क्लैरिफिकेशन सामने आई है? बाजवा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको कोट किया गया पिछले दिनों एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर, जहां नसीम ज़हरा साहिबा के साथ हामिद मीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। और हामिद मीर साहब ने यह कहा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जब बाजवा साहब ने खिताब किया और वहां पर सहाफ़ी मौजूद थे, तो बाजवा साहब ने एक पॉइंट पर यह कहा कि क्या हमारे ये टैंक मुकाबला करेंगे दुश्मन की फौज का, यानी आर्टिलरी और प्रिपरेशन के हवाले से, जंगी तैयारियों के हवाले से बाजवा साहब को बहुत सारे शुकूक व शुबहात लाहक थे। इस स्टेटमेंट को देते हुए उन्होंने इसको नथी किया महाज़े कश्मीर के साथ, कश्मीर के मामले को लेकर, कि कश्मीर के इशू को लेकर असल में बाजवा साहब ने भारत के साथ सौदेबाजी की है। तो आज हम जरा फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखेंगे कि मामला कश्मीर के ऊपर हुआ क्या है। आपको याद होगा कि वहां मोदी सरकार विराजमान थी, यहां इमरान खान साहब की हुकूमत थी। मोदी सरकार ने एक इंतहाई घटिया और घिनौना इकदाम किया, उसके ऊपर हमने तकरीरें तो की, उसके ऊपर हमने एक हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रख दिया, हमने एक नक्शा अपने तौर पर जारी कर दिया, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। और वो इकदाम था 5 अगस्त 2019 का, जब आर्टिकल 317 वो हुआ था और वहां पर प्रैक्टिकली मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। शहरियत के हवाले से भी एक कानून पास कर दिया गया था और प्रैक्टिकली इस वक्त डेमोग्राफिक शिफ्ट भी कश्मीर के अंदर आ रहा है। यानी अगर ये कहा जाए कि अमली तौर पे 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का सौदा हो गया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रैक्टिकल इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई अमली इकदाम दिखाई नहीं दिया, बल्कि सिर्फ तकरीरें सुनाई दी हमें अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर भी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब ये हुआ क्यों है? दर पर्दा एक बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा था और उस बैकडोर चैनल में जनरल बाजवा मोदी के साथ नेगोशिएट कर रहे थे। ना सिर्फ ये कि मोदी के साथ ऑन बोर्ड थे, बल्कि अजीत डोवल के साथ जो जनरल फैज हमीद है, वो बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग्स भी कर रहे थे और प्लान भी था कि मोदी पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे और पाकिस्तान में एक ख़ास मखसूस इलाके में वो जाएंगे, वहाँ पर हिंदुओं की कम्युनिटी के साथ मुलाकातें भी होंगी। और जाहिर है जब भारतीय वज़ीर आज़म यहाँ होंगे तो वज़ीर आज़म की सतह के ऊपर भी मुलाकात को प्लान किया जा रहा था और पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मसला कश्मीर है उसको लेके एक अपने तई एक रिजॉल्व जो है उस पर काम हो रहा था। अब इमरान खान साहब तक ये बातें भी पहुंची, लेकिन इससे पेशतर कि इमरान खान साहब उसके ऊपर रद्दअमल देते, बहुत सारा काम जनरल बाजवा कर चुके थे। अब जनरल बाजवा किस मैंडेट के तहत ये काम कर रहे थे? ये वही मैंडेट है जो इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की झोली में डाला था। वो इसलिए डाला था कि इमरान खान साहब की हुकूमत नई नहीं थी और इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने में बहुत सारी दुश्वारियाँ थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का भी था और आपने देखा कि अनऑर्थोडॉक्स फैसला इमरान खान साहब ने लिया और उस्मान बुज़दार को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा दिया। फिर KPK की कुर्सी के ऊपर महमूद खान को बिठाया गया। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट तैनातियां हैं, आप इसी से ये देख लीजिए कि 2 इंपॉर्टेंट तैनातियां इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर, यानी बाजवा साहब की मर्जी के खिलाफ जाकर की गई और फिर बाजवा साहब को एंगेज किया गया उस तरफ। यानी ये जो बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा था, ये मैंडेट इमरान खान साहब ने बाजवा की झोली में डाल दिया कि आप एंगेज कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, कुली तौर पर आपके पास इख्तियार है, इसलिए कि बाजवा साहब की जो इंटरफेरेंस है गैर ज़रूरी तौर पर जो यहाँ हो रही है वो ना हो सके। अब बाजवा साहब अपने महाज के ऊपर काम कर रहे थे, इमरान खान साहब अपने महाज के ऊपर काम कर रहे थे। करते 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 मामला यहाँ तक पहुंचा कि अल्टीमेटली जब अजीत डोवल से मुलाकात करनी थी और इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था, तो उस वक्त जो DGISI थे आसिम मुनीर साहब, जो आज कंटेम्प्रेरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको बतौर DGISI हटाया गया
और डीजीसी उस वक्त जनरल फैज हमीद थे, उनको डीजी आईएसआई अपॉइंट कर दिया गया। यानी बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस में लेके डीजी आईएसआई जैसी अपॉइंटमेंट की। और आपको पता है कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो एक तनाज़ा था इमरान खान साहब का, वो भी था। वो चाहते थे, आसिम मुनीर साहब चाहते थे कि उनके घर के अंदर जो मौजूद करप्शन है इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया जो कर रही है, जब ये बताया तो इमरान खान को अच्छा नहीं लगा। और अल्टीमेटली बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर फैज़ हमीद को डीजीआईएसआई अपॉइंट कर दिया। और फिर उसी डीजीआईएसआई ने अजीत डोवल के साथ मुलाकात भी की। जब इमरान खान साहब तक ये खबर पहुंची कि खेल अब तकरीबन पक चुका है, यानी ये जो देग पक रही थी, दम पे रखी हुई थी, ये तैयार है खाने के लिए, और फिर बताया गया कि मोदी जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने इस पर नागवारी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? तो इमरान खान साहब को बाजवा साहब ने कहा कि हुजूर वाला, हमने आपको एतमाद में लेकर किया है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता थी, आपके साथ हमने आपको कॉन्फिडेंस में लिया था, ये सारा गेम प्लान आपके साथ शेयर किया गया था, जिसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अल्टीमेटली उसके बाद इमरान खान साहब के जो वजीर खारजा है शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया था कि खान साहब ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर हमें रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम पॉलिटिशियंस हैं और अल्टीमेटली अवाम का गैज़ो गज़ब हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फिर ये मामला वजारत खारजा के अंदर चला गया। वजारत खारजा के साथ जनरल बाजवा की यकीनन परेशानी और दिक्कत बढ़ी, नज़ला भी गिरा, वो काफ़ी गुस्से से लाल पीले भी हुए। लेकिन अल्टीमेटली हुकूमती सतह के ऊपर एक नैरेटिव के तौर पर, पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर यह बयान किया जाता रहा कि इमरान खान साहब कश्मीर के वकील हैं। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब 9 नवंबर 2019 को जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया था और कहा था कि मैं कश्मीर का वकील हूँ, और जेनोसाइड करार दिया था कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो प्रैक्टिकली जेनोसाइड है। लेकिन उससे पहले ही उसी साल में 5 अगस्त 2019 को भारत ये मकरू और घिनौना इकदाम कर चुका था, और ये इकदाम जनरल बाजवा को ऑन बोर्ड लेकर हुआ था। अब इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो 1972 के अंदर, यानी 71 की वार के बाद जब शिमला पैक्ट हुआ था, हमारे नज़दीक तो ये शिमला मुआहिदा की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC उसी वक्त वजूद में आई थी जिस वक्त शिमला पैक्ट हुआ था। और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर ये जो कुछ हुआ था, प्रैक्टिकली उस वक्त भी हम बहुत वीक साबित हुए थे, और हमने कश्मीर में जो लकीर खींची थी, हमने भारत की झोली में इस लकीर को खींचने के बाद भारत की झोली के अंदर कश्मीर को डाल दिया था। अब ये उसका अगला तसलसल है, यानी अगले तसलसल के अंदर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1972 के अंदर किया था, बाजवा साहब उससे अगली चीज़ करना चाहते थे, और वो ये कि LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दिया जाए। जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता तो इसका मतलब यह है कि उधर तुम और इधर हम वाला कॉन्सेप्ट होता। 71 के अंदर हमने बांग्लादेश को गवाया था, और यानी उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान को गवाया था, और आज यानी 2019 के अंदर हमने प्रैक्टिकली जब 5 अगस्त का इकदाम हुआ है तो हमने कश्मीर को गवा दिया है, क्योंकि उसके बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारा मामला जो जनरल बाजवा के ऊपर डाला जा रहा है, और बाजवा साहब इसको प्रैक्टिकली लीड कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब खुद इस सारे खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी थे। वो इस तरह से थे कि इमरान खान साहब जब अमेरिका गए तो अमेरिका में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, और डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया था कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि कश्मीर के मामले पे वो सालिसी का किरदार अदा करे, यानी वो सालिस बने। मोदी का दौरा होता है इमरान खान साहब से पहले, यानी मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलके चले जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा जाता है कि आप सालिस का रोल प्ले करें। उसके बाद इमरान खान को बुलाया जाता है, और इमरान खान साहब जाके डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ये कैटेगोरिकली बड़े दो टोक अंदाज में कन्वे कर देते हैं कि कश्मीर के मामले पे जब मोदी ये इनिशिएटिव लेगा, ये करेगा, तो आपकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आना चाहिए। और हमने यही देखा कि तकरीरें तो हुई लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर दौरा अमेरिका के बाद जब इमरान खान साहब वापस आते हैं तो ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया अमेरिका में कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। उस वक्त मेलानिया ट्रंप के साथ, ट्रंप की बेटी के साथ, एहलिया के साथ तस्वीर खिंचवाने को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सेलिब्रेट कर रही थी कि देखिए वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इमरान खान साहब कैसे टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, वहाँ कैसे उन्होंने अपना कौमी लिबास पहना हुआ है, आप उनकी वॉक देखें, आप उनकी टॉक देखें, आप उनका कॉन्फिडेंस देखें। यानी इस सारे कॉन्फिडेंस को सेलिब्रेट किया जा रहा था। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या था? असल में डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान साहब की हिमायत चाहिए थी मोदी के मामले पर, और मोदी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मोदी और इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका शराकतदार भी है, उनके साथ उनकी ट्रेड भी है, और इसराइल का मामला भी है। ज़ाहिर है इसराइल के मामले को लेके जब गल्फ़ के साथ मुआहदे हो रहे थे, जिनको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं या इब्राहिमी मुआहदे कहते हैं, तो आपको पता होगा कि वो भी जैरेड कुशनर कर रहा था। और जैरेड कुशनर कौन है?
डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, और जैरेड कुशनर भी यहूदी लॉबी के साथ ताल्लुक रखता है, और यहूदी लॉबी के साथ एक पुराना ताल्लुक इमरान खान साहब का भी है, और वो है जमाइमा के तवस्सुत से और जमाइमा के भाई के तवस्सुत से, जिनकी कैंपेन जाके खुद इमरान खान साहब करते रहे हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन भी इमरान खान साहब यहाँ से करते रहे। हमारा जो दफ्तर खारजा है और वहाँ का एम्बेसी काउंसलेट है, वो प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा रहे, और पूरी लॉबी उस वक्त बड़ी कनेक्टेड थी। ना सिर्फ इमरान खान के साबिका ब्रदर इन लॉ थे उसके अंदर, बल्कि खुद ट्रंप के दामाद थे, जो इस सारी गेम को खेल रहे थे, और इस तरह से खेल रहे थे कि वहाँ पर जो अरब ममालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ था, और उनके साथ अब्राहम अकॉर्ड किए जा रहे थे, इब्राहिमी मुआहदे हो रहे थे। यानी इस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका की हेजीमनी कायम करने की कोशिश हो रही थी, और जो कुछ हो रहा था वो अमरीकी इमा के ऊपर हो रहा था, और इस सारे गेम प्लान के अंदर इमरान खान साहब खुद शामिल थे। और यही वजह है कि जिस वक्त अमेरिका में सरकार बदली, सबका ये ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर होंगे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब हुए, और उस वक्त एक बहुत बड़ा शिकवा ये रहा इमरान खान साहब को, गिला ये कि बाइडन ने कॉल कोई नहीं की, और बाइडन ने वाकई कॉल कोई नहीं की, और इसलिए नहीं की कि उनको गुस्सा था कि इमरान खान साहब ने ट्रंप के साथ मिलकर ये जो खेल खेला है उसके अंदर पाकिस्तानी हुकूमत बराह रास्त इन्वॉल्व थी। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जो कुछ हुआ है आज हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, यानी हाथी के दांत खाने की ओर है और दिखाने की ओर है। अगर कोई ये कहे कि उस वक्त की सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के हाथ इस खून में रंगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उस वक्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इसमें बराबर की शरीक थी। एक तरफ तो उन्हें डर था कि उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो चला जाएगा, दूसरी तरफ उन्हें डर इस्टेब्लिशमेंट का भी था कि कहीं ये हमारे इक़्तिदार के अंदर इंटरवीन ना करें। और फिर आपको याद होगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब के पास बुरा वक्त आया, और वो पहला टाइम तो वो था कि जब बाजवा को एक्सटेंशन देनी थी, यानी इमरान खान साहब को जब ये पता चल गया था कि जनरल बाजवा बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहे हैं, मोदी के साथ बातचीत हो रही है, अजीत डोवल से भी मुलाकात हो गई है, उसी जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे जो अजीत डोवल से मिल के आया था, और उन्हीं बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा को जिसके बारे में पता चल गया था और नाराज़ी भी थी कि आप इंडिया के साथ और मोदी का दौरा पाकिस्तान प्लान कर रहे हैं, उसको आपने एक्सटेंशन भी दे दी। और फिर उस एक्सटेंशन को देने के लिए आपने जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ लॉबिंग भी की, और उनका वोट भी आपने बाजवा साहब की झोली में डाल के उनको फिर से आर्मी चीफ मुंतखब करा लिया। और सिर्फ बात यही ख़त्म नहीं होती, अगर आपको अभी भी एक्सपोज हो गया था, पता चल गया था कि बाजवा करप्शन को रोकना नहीं चाहता, या बाजवा साहब जो है वो एहतसाब नहीं चाहते हैं, या बाजवा साहब कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, तो आपकी हुकूमत जिस वक्त गिराई गई और आपके खिलाफ अदम एतमाद आ गई, तो उस वक्त भी आपने प्लान किया और ये कहा कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनकी हुकूमत नहीं जानी चाहिए, शर्त सिर्फ ये है कि बाजवा को पीडीएम के साथ उसका हिस्सा नहीं उसके प्लान का होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी इमरान खान साहब बाजवा के साथ खड़े हुए थे। यानी कल अगर आज इमरान खान साहब जब पेशी के लिए गए हैं अदालत में, तो उन्होंने कहा जी कश्मीर के मामले पे मुझे वो पता है जो मैं बता नहीं सकता। यानी आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कश्मीर के मामले पे जो, यानी ये तासुर देने की कोशिश की है कि वाकई बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया है। लेकिन फिर इमरान खान साहब, सवाल तो आपसे भी बनता है ना कि अगर आपको वो सब कुछ पता है जो आप बता नहीं सकते हैं, तो उस वक्त ये पता होने के बावजूद आप जनरल बाजवा को किस मुंह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन दे रहे थे। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जहां बाजवा अपने इदारे के लिए दर्द सर और तकलीफ का बाइस बना हुआ है, वहीं इमरान खान साहब अपने आप को बाजवा के इन गुनाहों से डिटैच नहीं कर सकते, बल्कि अगर कश्मीर गया है या कश्मीर का सौदा हुआ है तो ये इमरान खान साहब की इमा पर और इनके पूरे एतमाद के साथ हुआ है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।